अभी सफदर साहब आप अवेलेबल है जी? सफदर हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अवेलेबल हूँ। हाँ जी, वेलकम जनाब। सफदर साहब इस वक्त माशाल्लाह यू सीम टू बी कोजेक सर। ये तो जो पुरानी मूवी होती थी ना सफदर भाई, आज 70s में, अमेरिकन। तो आई वुड लाइक टू वेलकम सफदर एंड ही इज जॉइंड अस फ्रॉम लाहौर। और तो सफदर साहब की थोड़ी सी कहानी में अगर इनकी इजाज़त हो तो मैं पेश कर दूं, उसके बाद फिर मैं कुछ सवालों जवाब लेना चाहेंगे। हमारे पास 22-23 मिनट रह गए हैं। तो सफदर साहब से मेरी मुलाकात 2002 में हुई, जब मैं लम्स के अंदर दाखिल हो रहा था और वहाँ पे एमबीए प्रोग्राम में। तो आई वाज एट द एज ऑफ 35। तो सफदर साहब मुझसे कुछ 7-8-10 साल छोटे होंगे मेरा ख्याल है। तो वहाँ एक प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जहीर के कमरे में मैं मिलने गया। तो ये अपना सामान उठाए हुए कंधों पर, फुली लोडेड गालबन, इफ आई रिमेम्बर। तो ये गालबन वहाँ पहुँचे हैं। तो वहाँ पर इनसे तारुफ हुआ। तो सफदर साहब जो हैं ये माशाल्लाह बड़े इंटरप्राइजिंग आदमी हैं। और ये साउथ पंजाब का एक शहर है लिया, नहीं रहीम यार खान, उसके बाद लियाकतपुर के रहने वाले हैं। ये ही इज सन ऑफ द सॉइल। मेट्रो कैफे बीए उसी माहौल में किया। वहीं से अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लिया। और तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो ज़ाहिर है वो उसी देहाती बैकग्राउंड में। और तो वहाँ पर इनको मेडिकल कंपनी में सेलिंग की जॉब मिल गई। तो ही वाज वर्किंग एज अ सेल्स पर्सन। तो यहाँ पर इनको इनके कज़न है फैसलाबाद में, वो लम्स में दाखिल हुए, एमबीए किया। तो वहाँ पर फिर इनको अपनी अम्मी जान ने तरगीब दी। यार ऐसे ही होता है ना जी, अम्मी ने तरगीब दी कि बेटा, मैंने कहा कि चल बेटा तुम भी जो है ना एमबीए करो। तो अब ये हिम्मत देखें। और मैं लम्स को आई थिंक अप्रिशिएट करूंगा कि लम्स और आईबीए में एक फ़र्क, हर एक में प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो लम्स वालों की एक खूबी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो ये है कि वो कहते हैं कि वी डोंट लुक एट योर प्रीवियस ग्रेड्स दैट मच। आपके सेकंड थर्ड डिवीजन भी आई हुई है ना, तो यू कैन स्टिल अप्लाई। मतलब आप आओ तो सही हमारे पास। ऐसे ही है ना जी सबके साथ। जी तो वो फिर उनका जो एडमिशन टेस्ट होता है, तो उसमें भी अगर नंबर अच्छे ना ना आए तो फिर भी वो कहते हैं यार आओ तो सही एक दफा हमारे पास। तो यानी वो नंबर्स की जो हम बात करते हैं ना, बार बार ग्रेड्स नंबर्स इंसान की शख्सियत को मैयर नहीं कर पाते। तो हमारे सफदर भाई उन लोगों में शामिल थे जो एडमिशन के बॉर्डर लाइन पे उनके नज़रों में, दुनियावी नज़रों में थे। और आई रिमेम्बर ये उर्दू और पंजाबी बोलने वाला नौजवान ये हमारी क्लास में एमबीए प्रोग्राम में आ गया। और वो जो इनके आने की जो वजह बनी, जहाँ तक मुझे याद है, बड़ा ज़माना गुजर गया, सफदर विल करेक्ट मी। इन्होंने जब लम्स के आईबीए लम्स के फैकल्टी ने इनसे पूछा कि आप क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो अपने आप को बिल्ड करने के लिए आ रहा हूँ, मैं तो अपनी शख्सियत और अपनी एक नई दुनिया बनाने के लिए आ रहा हूँ। और मेरी वालदा मेरे साथ हैं, उन्होंने तय कर दिया है कि जो छोटी मोटी ज़मीन है हम बेच देंगे तुम्हारी पढ़ाई के लिए। मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी का सरमाया हयात लेकर यहाँ आ रहा हूँ। जी सफदर साहब को ऐसे ही हुआ था जी, इफ़ यू कैन रिकॉल। जी 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 तो अब तो ये जो लम्स की फैकल्टी को वंस अगेन मैं इनको ये शाबाश दूंगा कि उन्होंने इनकी अंग्रेजी नहीं देखी। अंग्रेजी देखते, जीमेट देखते, लम्स का एडमिशन टेस्ट देखते, अगर इनका बीबी एमबीए देखते, कंपेयर कर लेते हैं ना अगर ये ओ लेवल वालों को, तो ये शायद ना आ पाते। तो ही केम इन, इन्होंने, इनको उर्दू अदब से शौक था, उस शौक को लेवरेज किया, इंग्लिश को बेहतर किया, सीपी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर किया। और उस लम्स के एमबीए प्रोग्राम में से जिसमें 6-7 लोगों को निकाला गया, 6-7 लोगों को जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज से कम थी, उसमें जीआई के ग्रेजुएट थे, उसमें से कुछ लोग एमबीबीएस भी थे, हाँ जी सफदर साहब, जी और जी कुछ लोग अच्छे भले पढ़े लिखे थे। इस दे वर फ्रॉम कंटेम्पररी फैमिलीज। तो सफदर सर्वाइव्ड और वो लम्स के एमबीए में से स्विम करके ग्रेजुएट हो गए। तो एक तो ये मैं कहता हूँ कि हमारे सादा लोग भी हमारे हीरो हैं। तो आज मैंने इनको इसलिए बुलाया अपनी क्लास में कि मैं चाहता हूँ कि ये मेहनत और मुशक्क़त भी और ये जर्नी भी हमारे बच्चों के सामने आए, एमबीए के और हमारे दोस्तों के, कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है।
अगर शौक और जुनून और कोशिश जो आदमी के बस में हो वो करे, तो वहाँ से MBA के फारिग होने के बाद ये फिर जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर में एक सेठ के साथ काम किया 6-7 साल, और उस सेठ के साथ वो मेरे दोस्त भी थे, तो इसलिए वहाँ भी काफ़ी इनको लम्स ने कुछ और सिखाया था। ये पहले कुछ और थे, फिर लम्स ने कुछ और सिखाया, ये लम्स हमारे मॉडल के तहत बन गए। फिर इनको ये पता चला कि ओहो जो लम्स ने सिखाया है वो कुछ अनलर्न करना पड़ेगा। तो सदर साहब पहले आपकी जो लम्स तक की कहानी में थोड़ा सा आपसे सवाल पूछ लेते हैं जी। तो आपकी मतलब ये जो वालदा का रोल है थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दें, और ये मतलब व्हाट ब्रॉट यू टू लम्स? मतलब काफी मेहनत मुशक्कत का काम है ना जी, पैसे भी और टाइम भी, और तो ये व्हाट ब्रॉट यू देयर? असल में मैं इसका सादा सा जवाब ये है कि मेरे पास उस वक्त कोई और ऑप्शन भी नहीं था दरअसल। अच्छा जी। और मेरे पास कोई ज्यादा लूज करने को भी नहीं था। एट टाइम आपका ये फेज आ जाता है कि आप ट्राई करें किसी भी वेंचर को, व्हाट वुड यू लूज? नथिंग। ठीक है ना जी। तो मैं वैसे ही जो था वो तालीमी लिहाज से, माली लिहाज से और कारोबारी हमारे खानदानी लिहाज से वी वर टचिंग द रॉक बॉटम। अच्छा, रॉक बॉटम में थे। जस्ट मतलब आई मेड अ ट्राई, और इन द ग्रेटेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स ये मेरे लिए था, तो मैं उसमें चला गया। rather than blowing your own trumpet, I think ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इंतजाम था पूरी जिंदगी की एक लेके चलने के लिए। मेरे लिए तो लर्निंग एक ही है कि कोई भी पाना ना तो हमेशा का पाना है, ना ही कोई भी खोना हमेशा का खोना है। ना कोई पाना हमेशा का पाना है, ना कोई खोना हमेशा का खोना है। वेरी गुड। हाँ, ये जिंदगी बड़ी डायनेमिक है, और इसमें अपने मालिक पे, अपने अल्लाह पे आप एतमाद रखें। पुट योर बेस्ट विद ऑल द बेस्ट इंटेंशंस। रास्ते बनते जाएंगे आपके लिए, और आपका एक मखसूस, आपकी जरूरत है दुनिया में तो आपको भेजा गया है। देखिए, बहुत सारे बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं, 3 महीने में उनका नमूनिया होता है, वो दुनिया से चले जाते हैं। कोई 5 साल की उम्र में चले जाते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें 30, 40, 50 साल की जिंदगी दी है, तो सबसे पहले तो इस पे ही बड़ा एक फख्र तो नहीं, लेकिन इस पे एक बड़ा सुकून होना चाहिए आदमी को कि मेरी एक जगह है, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस कायनात में फिट किया हुआ है। तो आपको असबाब का और अपने तौजीहात जो है वो मामलात की पता चलते जाएंगी खुद ब खुद। माशाल्लाह। तो आप बताइए कि सर आपके ख्याल में वो जो लम्स की वो आपके अंदर से वो कैसे जवाब निकले इंटरव्यू में? वो जो लम्स ने जब फैकल्टी ने पूछा, कैन यू रिकॉल समथिंग? हाँ, मैं बिल्कुल, मुझे याद है कि मेरा जीमैट का स्कोर बहुत बुरा था। मेरा एकेडमिक कैरियर भी पिछले 8-7 साल का बहुत बुरा था। It was the only interview that that became a game changer. Interview brought you in, जी। Yeah, indeed, it's the only interview. अच्छा, इंटरव्यू में मेरा गुमान ये है, जो कि मैंने 2 साल बाद पास आउट होने के बाद अपने कुछ इंटरव्यू पैनल के असातिज़ा से, एहसान साहब से, जमशेद साहब से, मुबशर साहब से पूछा था कि भाई मुझ जैसे इडियट को आपने किस तरह से एडमिशन दिया और क्यों एडमिशन दिया। तो उन्होंने भी मुझे बताया, और मुझे खुद भी ये हंच थी। एक्चुअली आई वाज क्वाइट ओरिजिनल इन माय इंटरव्यू। मैंने इंटरव्यू में बिल्कुल कोशिश नहीं की तोड़ मरोड़ के अंग्रेजी बोलने की। मैं इंटरव्यू खीड़ी और कुर्ता शलवार पहन के गया था देने के लिए। अच्छा, और मैं इतना बदहवास या इतना देहाती नहीं था कि मुझे कोट पैंट का नहीं पता था, मुझे लम्स के डेकोरम का नहीं पता था। मैं लम्स 3-4 दफा पहले जा चुका था। अच्छा जी। तो मेरा कजन जो है, मेरे मामू का बेटा, वहां पढ़ता था, तो मैं लम्स की बुदोबाश से वाकिफ था। जी जी। लेकिन मैंने आई वाज ऑल ओरिजिनल। जो मेरे हम्बल बैकग्राउंड से उनको मैंने डिपेक्ट किया उसमें। मैंने ज्यादातर जवाबात जो थे वो उर्दू में दिए, उनको शेर सुनाए, उनको लतीफे सुनाए। तो वो उस पर महसूस भी हुए, अच्छे खासे हंसे भी। तो मुझे याद पड़ता है कि इकोनॉमी से सवाल किया कि भाई आपने तो बहुत आवारागर्दी की जिंदगी गुजारी है पिछले 5-7 साल, तो आपने ये क्या किया? मैंने कहा जी आपको अंदाजा ही नहीं कि मैंने इस आवारागर्दी में क्या सीखा है। अच्छा। मैंने बहुत कुछ सीखा इस आवारागर्दी में। मेरी मेंटल एज जो है वो मेरी फिजिकल एज से बहुत आगे चली गई है इसी आवारागर्दी की वजह से। मुझे जो चोटें लगी हैं, जितने मुझे शिकस्त हुई है मुख्तलिफ चीजों में, जितने फेलियर हुए हैं, मुझे जितना पिवटिंग का मौका मिला है वो कितने लोगों को मिला होगा। अभी देखिए कि मैं ये सारा कुछ करने के बावजूद जो हूँ
वो मैं आपके सामने बैठा जी माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट इफ हम आपको एडमिशन ना दें। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए इसमें आपका ही कुछ जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं तो मतलब ऑलरेडी जिस स्टेट पे हूँ मैंने तो इससे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, मैंने तो कुछ ना कुछ करना है भाई। यानी आप तय कर लिए मैंने कुछ करना है। मैंने रेडी लगानी है या चावल छोले लगाने हैं, उससे आगे छोटी दुकान, फिर बड़ी दुकान, फिर फैक्ट्री। मैंने तो भाई ये रास्ता चुन लिया है। ये मैंने उनको वजाहत से एक कह लें कि एक तड़ी सी लगाई थी कि भाई आपका ही नुकसान होगा, यू विल बी लूजिंग द टैलेंट। यानी लंग्स लूज करेगा। माशाल्लाह। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और उसके वो बड़े हंसे थे। और मेरा गुमान है कि उसके मैं आखिरी मेरा इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू जून में हुआ था। लम्स के इंटरव्यू मार्च अप्रैल में हो जाते हैं। जहाँ वो आपको आखिर में उन्होंने कहीं रख दिया जी। उन्होंने मुझे आखिर में इसलिए रखा था कि अच्छा चलो यार इस बेचारे को भी देख लेते हैं। तो मेरा इंटरव्यू जून में हुआ था, 30 जून को मुझे याद है गालिबन। और सेकंड वीक ऑफ जुलाई में से तो लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं एसओपी के लिए। तो मुझे एक हफ्ते के बाद एक्सेप्टेंस लेटर आ गया था। दैट्स इट। माशाल्लाह। तो जनाब बहुत शुक्रिया। तो वन ऑफ द की लर्निंग इज कि आप सिंपल जो आप हैं वो हैं, और इसलिए अल्लामा इकबाल कहते थे ना, औरों का है कलाम और मेरा कलाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। यानी जो आदमी अपने पैशन में, जुनून में डूबा हुआ हो, तो ही इज बियॉन्ड सुपरफिशियल थिंग्स। देखिए बात असल में ये है, मैं सब लोगों से कहूँगा कि इसको मॉडर्न साइंस ने, साइकोलॉजी ने, ट्रेड्स थ्योरी ने भी प्रूव किया है। और अल्लाह ताला ने बहुत पहले से कह दिया है कि मैंने हर आदमी को एक कालिब में ढाल के एक शाकिला दे के पैदा किया है। हर आदमी को मैंने कुछ दे के भेजा है यहाँ। आप मसनूई जिंदगी, मसनूई तर्ज बुदबाश, मसनूई लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा नहीं, आप बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। तो हमेशा ओरिजिनल रहिए, हमेशा जो आपकी औकात है उसको याद रखिए, पाँव जमीन पे रखिए, ठीक है? क्योंकि आप अगर गिरेंगे भी तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी। माशाल्लाह। अच्छा जी, आपने सर सफदर भाई, आपने लम्स से निकलने के बाद 7-8 साल एक सेट वाले मॉडल में गुजारे, तो उसकी कुछ लर्निंग्स बताएंगे कि हमारे अलम्स और आईबी के लोग ज्यादातर वहां पर नहीं जाते, उसकी क्या वजूहत है और हमें क्या करना चाहिए उनके साथ कनेक्ट होने के लिए? असल में ये शाहिद साहब मेरे लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उस वक्त मिली थी मुझे। मेरे जहन में था कि मुझे एंटरप्रेन्योरियल जो है वो एक पाथवे लेना है। तो टेक्सटाइल्स वाज द बूमिंग सेक्टर इन दोस डेज, और टेक्सटाइल्स नॉर्मली फैमिली ओरिएंटेड है और स्टेट ओरिएंटेड है पाकिस्तान में। तो वो मेरे लिए बड़ा एक अच्छी विन विन सिचुएशन थी, मेरे एम्प्लॉयर के लिए भी और मेरे लिए भी। जी। अच्छा, लेकिन एक मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी भी जो लोकल कॉर्पोरेशंस हैं या लोकल इदारे हैं, वो उनकी तरफ भी कुछ मसला है और स्टूडेंट्स की तरफ भी बिलाशुबा मसाइल हैं। जी। इंडिया में इसको उन्होंने ब्रिज कर दिया है। मसलन इंडिया में जो लोग यूनिलीवर को ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे ज्यादा लोग टाटा को ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा। जितने लोग पीएनजी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे ज्यादा लोग इन्फोसिस को या रिलायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इंडियंस हैव टेक अ जायंट लीप, वो बहुत आगे चले गए हैं। हमारा एंटरप्रेन्योर अभी थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं गया। हमारे हम बहुत थोड़े इदारे हैं, बहुत थोड़े, मादूद चंद, शायद 5 या 6 इदारे हों टोटल पाकिस्तान में लोकल, जो कि अपने आप को इस लेवल पे आए हों वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे सके एमबीए के लिए। दूसरी इसमें बड़ी वजह एमबीए जो कोर्स वर्क है उसकी अपनी ट्रेनिंग के भी इश्यूज हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो एमबीए प्रोग्राम्स हैं दे आर गियर्ड टू प्रोड्यूस कॉग इन द व्हील। ये एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, तख्लीकी लोगों को पैदा करने के लिए या एक हट के चलने लोगों के लिए ये ट्रेनिंग्स हैं ही नहीं। ये ट्रेनिंग की आप अगर हिस्ट्री पढ़ें पिछले 100 साल में, जब से ये एक सर्टिफिकेट तो मैं इसको कहूँगा, इसको डिग्री तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब से बना है तो इसकी बुनियादी जरूरत जो थी वो एक ढले ढलाए सिस्टम में, एक फिक्स स्ट्रक्चर में लोगों को पुट इन करके उनसे ऑप्टिमाइज्ड आपने आउटपुट लेनी है। ये एमबीए प्रोग्राम इसलिए हैं। एमबीए प्रोग्राम दरअसल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तख्लीकी कामों के लिए, मेक अ डिफरेंस के लिए है ही नहीं। सो इफ वी एक्सपेक्ट के लोग एमबीए करें और वो एमएनसीज को ज्वाइन ना करें,
वो सेट सिस्टम को छोड़ के पे जाएं, ये थोड़ी सी मैच है को आपका। डॉक्टर शाहिद कुरैशी डिस्कनेक्ट हो गए। आप सुन रहे हैं? इनको म्यूट करता करता इसको जो भी जोर में सारा ना क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर शाहिद कुरैशी डिस्कनेक्ट हो गए, इसलिए सारे अनम्यूट हो गए। सब म्यूट कर दें अपने आप को। जी शायद साहब वो आप गायब हो गए थे। हाँ नहीं, बस वो यहाँ पर इंटरनेट का मसला हो गया था, तो जी सॉरी। तो माशाल्लाह, थैंक यू, सॉरी फॉर दैट डिसकनेक्शन। तो आपके सवाल का जवाब बाकी लोग तो सुन रहे होंगे आई थिंक। जी जी, आई डोंट नो मैं आई डोंट नो कि बाकी तक। चलो अली बिन ताहिर साहब, आवाज आ रही थी आपको? जी जी सर, आवाज आ रही थी, सबने सुना मेरे ख्याल। ओह माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, मैं शाह साहब एक इससे आगे लोगों के लिए जो एमबीए कर रहे हैं, जी सर आवाज आ रही है, उनके लिए मेरे पास अभी मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं लम से एमबीए किए हुए, और मैंने 3 जॉब जो है वो तब्दील कर चुका हूं मैं। I progressed from manager to the sort of a GM level, और now I am pursuing entrepreneurship। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास जो लोग एमबीए कर रहे हैं उनके लिए एक मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक स्लाइड तैयार की है छोटी सी, मैं 5 मिनट में उसको डिफाइन करना चाहूंगा। बिल्कुल जनाब, वेरी गुड। अच्छा, ये जितने भी एमबीए कर रहे हैं लोग, प्लीज आप जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। ये इस स्लाइड में मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी जी, आवाज आ रही जी। अच्छा, आ रही है सर। अच्छा, ये आपने स्लाइड शेयरिंग गालिबन अपनी जानिब से मना किया हुआ है। नहीं ठहर, मैं करता हूँ, एक मिनट, मैं आपको यहाँ से करता हूँ आपको। हाँ, जरा आप अलाउ कर दें थोड़ी देर के लिए। हाँ जी बिल्कुल जनाब। ये स्टॉप मेक होस्ट, अलाउ मेक, ये मेक होस्ट कर दिया आपको। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए आप अलाउ कर दें। कोई बात नहीं जनाब, ज्यादा देर के लिए भी आप जी। कैन यू डू इट नाउ? जी, आई थिंक आई कैन। अच्छा, ये तो अब लोग बताएंगे कि आपको ये एक स्लाइड नजर आ रही है पिरामिड्स? हाँ जी बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट्स में से कोई अगर आवाज दे। जी सर, बिल्कुल नजर आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा, इट्स ऑल क्लियर सर। अच्छा, ये मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं कोई पेशेंट गोइयां करने वाला नहीं हूँ, और नाइदर आई एम द डूम्सडे प्रॉफिट, बट एमबीए वाले लोगों की जिंदगी यूं गुजरेगी। एमबीए ज्यादातर देखिए, ये पिरामिड भी ना डिस्टर्ब्ड सी पिरामिड है। आप देखेंगे, मैंने ये पिरामिड, मुझे काफी टाइम लगा है इसको इस प्रोपोर्शन में बनाने के लिए। अच्छा, ओ मैंने कहा ये गलती से बनी है शायद। नहीं, ये गलती से नहीं, ये बड़ा मैंने थॉटफुली इसको बनाई है कि ये आपकी जिंदगी होगी। आप अब कंसीडर कर लें एक कंपनी को जिसमें 500 एम्प्लॉइज हैं,
भले वो एक एमएनसी है, सिमेंस है, यूनिलीवर है, कोई भी है, इसमें बल्क ऑफ द पीपल अराउंड 85% वो असिस्टेंट मैनेजर से लेकर मैनेजर तक होंगे। ये मैं क्वालिफाइड लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं अभी ऑब्वियसली इससे नीचे भी लोग होंगे, सुपरवाइजर लोग होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे, अप्रेंटिस होंगे, बट या यूं एक एमबीए की जिंदगी यूं होगी कि वो एएम होगा, डिप्टी मैनेजर होगा अगर उसका कुछ एक्सपीरियंस है। अगर उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसको शायद एज ए मैनेजर हायर कर लिया जाए किसी भी कंपनी में, दरमियाने साइज की लोकल में, छोटे साइज की एमएनसी में। जी। उसके ऊपर आप देखिए कि ये 5-7% जो है ये जीएम या डायरेक्टर लेवल के एक पिरामिड का एक पार्ट है। इस जगह तक अगर आप बहुत सक्सेसफुली चले गए तो आप 8 से 10 साल में इस जगह तक जाएंगे। इसके ऊपर शुरू हो जाता है सी स्वीट, सीएफओ, सीएमओ, सीईओ, सीएक्सओ, ये काफी मतलब सी स्वीट इसको बोलते हैं। ये टोटल गिनती के यूनिलीवर को ले लें, पीएनजी को ले लें, नेस्ले को ले लें, ये टोटल गिनती के 8 से 10 लोग होते हैं। ठीक है। अच्छा। अब सवाल ये है कि ये पिरामिड की जो वैली है इतनी बड़ी, एएम, डीएम, एमएनजी, ये कहाँ जाएंगे? असल में ये लोग जो हैं, आपको मैं बता दूं, एमबीए करने के बाद आपकी टोटल लाइफ स्पैन जो है फॉर योर करियर इज 8 to 10 years। आप आईबीए से ग्रेजुएट हो, आप लम से हो, इवन आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड से हो, डेटा उठा के देख लीजिए, आपकी जिंदगी के लिए 8 से 10 साल है। क्योंकि ये इतने ज्यादा लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? फौज में तो असल में यूं होता है कि 80% ऑफ द फौज इन्फेंट्री होती है, वो मेजरी पे रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए पर्क्स होते हैं, उनके लिए आगे इदारे होते हैं, वो जिंदगी में कहीं चल पड़ते हैं। आप लोग क्या करेंगे? आपको मैं एक टेस्ट देता हूं, आप ये कीजिए, जिन लोगों ने 2010 में, 2008 में यूनिलीवर, नेस्ले, पीएनजी ज्वाइन की थी, उनका डेटा लीजिए, उनसे पूछिए वो आज कहाँ है। बेशतर लोग इस वक्त या तो दोबारा सेठों के पास काम कर रहे हैं, या वो लोग अपने कोई काम कर रहे हैं। आप अब जीएम भी बन जाएं और जीएम से सी स्वीट में भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि बंदों की तादाद ही थोड़ी है। दूसरा, वो सलाहियतें जो आपको असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर बनाएंगी, डिप्टी मैनेजर से मैनेजर बनाएंगी, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनाएंगी, उन सलाहियतों की कोई ना कदर है ना जरूरत है जीएम बनने के लिए या डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा, ये कोर स्किल सेट चाहिए यहाँ पे। जी, आपको जीएम डायरेक्टर बनने के लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गुड एनफ टू मैनेज द होल थिंग पॉलिटिकली। ये सलाहियत बहुत थोड़े लोगों में होती है। इसको मैं नेगेटिविटी में नहीं ले रहा, मैं बड़ी पॉजिटिविटी में बात कर रहा हूँ कि आपके लिए मौके वैसे ही कम है। तो मेरे भाइयों, एमबीए करने वालों जो आज लंबे चौड़े, क्योंकि एमबीए का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो बच्चा अभी फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिला लेता है, उसके दिल में ये होता है कि मैंने तो एक दिन सीईओ बनना है और सीढ़ियां चढ़ता जाऊंगा, चढ़ता जाऊंगा, चढ़ता जाऊंगा। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि 8वें से 10वें साल सीढ़ी ही गायब हो जाएगी। तो सीढ़ी गायब हो गई, सीढ़ी ही गायब हो जाएगी, गारंटीड गायब हो जाएगी। वो अब आप अगर जीएम डायरेक्टर बन भी जाएं तो उसके बाद आप सी स्वीट में नहीं जा सकते। आपके लिए 2 ऑप्शंस रह जाएंगे, आइदर आप उसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर बन जाएं, मिसाल के तौर पर आप परचेज डिपार्टमेंट में हैं, सप्लाई चेन में हैं, तो उनको पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर दें। वो कंपनीज खुद ही आपको कहती हैं ओके गुड बाय, बहुत हो गया अब आपके साथ। या आप उस कंपनी के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में कंसल्टिंग रोल्स में चले जाएं। आपको क्विट करना पड़ेगा, आपको पिरामिड के किसी ना किसी जगह पे आपको निकलना पड़ेगा। इवन सी स्वीट में भी जाने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको ग्लोबल पोजीशन, रीजन की पोजीशन ऑफर हो जाए। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ? कहना मैं ये चाह रहा हूँ सर, मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, एमबीए करने वालों, पहले 8 से 10 साल के दरमियान अपने लिए 2 से 3 कोर स्किल्स डेवलप कर लें। ये फ्लैशी अंग्रेजियां, ये प्रेजेंटेशनें, ये फॉरेन ट्रिप्स, ये खाने, ये होटलों में 5 स्टार में ठहरना, भाई ये एक दिन एकदम खत्म हो जाएगा। वो सुलेमानी कालीन जिस पे आप उड़े जा रहे हैं वो आपके पाँव से निकल जाएगा।
गारंटीड निकल जाएगा। वरना 2008-10 में जिन लोगों ने नेस्ले, यूनिलीवर, पीएनजी ज्वाइन की, आज उनका पता करें वो कहाँ है। नंबर 1 तो ये है कि अपनी कोई 2 से 3 मास्टर स्किल्स के ऊपर आप काम करना शुरू कर दें डे 1 से। सोच लें कि आपका करियर ही 10 साल है, आपकी जिंदगी तो अगले 100 साल है अल्लाह करे, लेकिन आपका करियर सर 10 साल है। दूसरा ये है कि डे 1 से किसी भी एंटरप्रेन्योरियल चीज के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। एंटरप्रेन्योरियल काम आप कर नहीं सकते जब तक आपको कोई एक कोर स्किल ना हो, जब तक पीपल्स मैनेजमेंट का आपको पता ना हो, जब तक एक ऑलराउंडर आपके अंदर फाइनेंस की, स्टॉक्स मैनेज करने की, यूनिटरी की, सप्लाई चेन की सलाहियत ना हो। एक कुएं के मेंढक बन गए, एक जगह पे गए, आप ब्रांड मैनेजर लग गए, आपने कहा लो जी अब तो मैं लंदन से ही जाके रिटायर होऊंगा, भाई भूल जाएं इस चीज को। 1 से 2 से 3 स्किल्स के ऊपर काम करें और डे 1 से अपने लिए किसी एंटरप्रेन्योरियल चीज को जरूर सामने रखें। कंसल्टिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल जो असाइनमेंट्स हैं वो भी जीएम डायरेक्टर लेवल के लोगों को ऑफर होती हैं। ये जो इतना बड़ा पेट है इस पिरामिड का, इन लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल और कंसल्टिंग भी ऑफर नहीं होती। इन लोगों को अपना कोई ना कोई ठैया लगाना पड़ेगा, फिर अपनी कोई दुकान खोलनी पड़ेगी। तो टाइम 0 से अपने लिए एक तो टाइम 10 साल गिने, 8 से 10 साल गिने, भूल जाएं। जरूर इसमें लोग होंगे जिन्होंने 30 साल गुजार दिए यूनिलीवर में, लेकिन यार बात ये है कि एक्सेप्शन जो है वो रूल्स नहीं होते, वो कम है लोग का। स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें कि वो परसेंटेज क्या है। अगर 1000 में 5 लोग हैं तो बहुत बड़ा ये हमाकत होगी कि आप अपने आप को उन 5 में गिने। अल्लाह करे आप यूनिलीवर के, इंदिरा नूई भी थी, वो इंडिया में पली, लेकिन खैर वो तो रही अमेरिका में है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने ग्राउंड से उठे और टॉप पे गए, लेकिन यार वो कितने हैं। आप अपने लिए रूल को अपने लिए मेयार बनाएं, एक्सेप्शन को अपने लिए मेयार ना बनाएं। आज अगर आप कहीं जॉब पे जाते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मेरी 8 से 10 साल की मेरी जॉब लाइफ है, इन 8 से 10 साल में मैंने 2 से 3 स्किल्स को मास्टर करना है और मैंने कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम के ऊपर जाना ही जाना है। कहते हैं चेंज को एम्ब्रेस कर लें कबल उसके कि चेंज आके खुद आपके गले पड़ जाए और आपका करना पड़े। तो ये मेरा टेक अवे है। मेरे पास सैकड़ों मिसालें हैं, कभी मैं कराची आया, कभी आप लोगों से मिलना हुआ, या कभी कुछ आपके और साथ अलग सेशन सफदर साहब रखेंगे यार, माशाल्लाह बहुत गहराई है बातों में और बहुत फायदा हुआ। एक आध सवाल अगर कोई, या फिर बाद में रख लें क्योंकि एक्चुअली हमारे पास 7-8 मिनट रह गए हैं सफदर भाई, और यहाँ नमाज का टाइम चूंकि होने वाला है। तो हमारे पास आई एम सो थैंकफुल टू सफदर हुसैन फॉर हिज वैल्यूएबल लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। ये जिंदगी की चोटें हैं और हमारी बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि ऐसी चोटें हमारे बच्चों को लगें और ये पहले से ही इसके लिए तैयार हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यार थोड़ा जस्ट 10 सेकंड लूंगा शायद। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल साहब देखिए, बात ये है कि ये चोटें नहीं हैं, ये हकायक हैं। इन बच्चों को अपने पूरे टूल्स दें, पूरी मेहनत से पढ़ाएं। एमबीए कोई बदकारी का काम नहीं है, बहुत काबिल इज्जत डिग्री है, लेकिन इनको ये बता दें कि भाई आप डॉक्टर नहीं हैं, आप इंजीनियर नहीं हैं, आप बायोलॉजिस्ट नहीं हैं, आपका करियर 8 से 10 साल का है। It will be pointless after 8 to 10 years. This degree cannot take you to till retirement except for 3 to 5%. माशाल्लाह जी इनको बता दीजिए। बाजी मैं आपने भी बता दिया है, मैं भी अपने आप को भी बता रहा हूँ और हम दूसरे दोस्तों से भी अर्ज कर रहे हैं। तो हमारे पास सर आज मेहमान माशाल्लाह जापान से भी एक खुशबख्त आप हैं हमारे साथ। खुशबख्त जी सर मैं हूँ। ये खुशबख्त साहबा जनाब ये हमारी IBA की स्टूडेंट भी हैं और इस वक्त जापान में माशाल्लाह पढ़ने गई हुई हैं। शी इज़ ऑनलाइन, मे अल्लाह सुब्हान तआला ब्लेस हर। और उसके अलावा हमारे पास इस वक्त हमारी वो एक साथी हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, क्या नाम है उनका, राव साहब उनका नाम है, वो भी मुझे नजर आई थी। जी सर क्या नाम है उनका? she is here as well। वो जो जोया is here, जोया इकराम, जोया
तो आज माशाल्लाह बहुत सारे लोग इस वक्त, वी हैव लाइक 67 पार्टिसिपेंट्स, और अभी 7 बजे के बाद इंशाल्लाह रश हो जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव मोर। तो जोया साहिबा जो हैं, इनकी 2-3 बहनें हैं, दे आर विजुअली इम्पेयर्ड, और ये हम कहती हैं कि हमें नाबीना मत कहा करें सर। जो काम वो कहते हैं सर सीईडी की चली जाए अगर, और रात को 9 बजे वाली क्लास में, शाम वाली 6 से 9, तो सर आप लोग बाद में निकलेंगे, हम पहले निकलेंगे। तो वी आर माशाल्लाह। जोया, आर यू हियर? तो ये माशाल्लाह। तो जनाब अभी सफदर साहब हैं, एक दो सवाल ले सकते हैं जनाब। 1-2 सवाल अगर सफदर भाई से लेने हैं, किसी ने कोई पूछना चाह रहे हैं तो। अली बिन ताहिर साहब, आप कह रहे थे कि कुछ कोर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, तो पाकिस्तानी माहौल में इस वक्त वो कोर स्किल्स कौन सी हैं, जरा वो बता सकते हैं? जी, इसमें सबसे पहले जो है अपने आप को ई कॉमर्स से आशना करें। ये कोरोना ने तो एक हमें थप्पड़ मार के ये बता भी दिया है कि भाई ऑनलाइन पे जाओ। ई कॉमर्स के ऊपर शॉपिफाई कैसे चलती है, एसईओ कैसे चलता है, फेसबुक पे कैसे करते हैं, अमेज़न पे क्या काम हम कर सकते हैं। ये ई कॉमर्स को अपना घोल के पी जाएं। जितनी यूट्यूब पे चीजें हैं, जितने इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको नंबर 1। नंबर 2, हाउ टू सेल। जिस बंदे में सेल्समैनशिप नहीं है, he is good for nothing। आप में बिल्कुल बेशर्म हो के रेडी पे खड़े होके बेचने की सलाहियत होनी चाहिए। Become a good salesman। Even if you are working in a finance department or IT department, सर सेल्समैनशिप की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। इसके अलावा जो सबसे जरूरी स्किल है, ना वो अकाउंटिंग है, ना वो IT है, ना वो कुछ और है, वो है पीपल मैनेजमेंट। आपने लोगों से काम लेना है, लोगों के लिए काम करना है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल। और मैं आपको अब जज्बाती लिहाज से बात नहीं करता, नबियों ने सबसे बड़ा काम दरअसल ये किया है। उन्होंने अफराद तैयार किए हैं, उन अफरादों ने फिर जंगें लड़ी हैं, जाने दी हैं, उन्होंने फिर तपती रेत के ऊपर लेट के कलमे हक पढ़े हैं। लर्न टू वर्क विद पीपल, लर्न टू मैनेज पीपल। बस। बहुत शुक्रिया जनाब सफदर भाई। जोया आप आ गई जी। जोया, तो हाँ जी, अस्सलाम जी। दुर्दाना कुछ कहना चाह रही है? जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा इनसे सफदर साहब से कि जो भी कॉर्पोरेट लाइफ है, इसमें फेलियर्स को किस तरह से ओवरकम करना चाहिए, और इस तरह से किस तरह से मैनेज करना चाहिए कि आप डिप्रेशन की तरफ ना जाएं और आप अपने फेलियर से सीखें कुछ और फिर आगे भी बढ़ सकें। ये ना हो कि आप फिर बॉग डाउन हो जाएं। तो देखिए, इसमें बात ये है कि आपको फेलियर की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करनी चाहिए। फेलियर एक अजीब सा हमारे लिए घटिया सा लफ्ज बन गया है। बाहर की दुनिया में तो फेलियर को फेलियर हमारी सेंस में गिना नहीं जाता। अब सिलिकॉन वैली में फेलियर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है पिवटिंग। इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए। वो कहते हैं भाई फेलियर जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ एक ताले की बजाय 2 ताले लगने चाहिए। ये फेलियर नहीं होता, ये लर्निंग है। और इसमें ये है कि जिस शख्स की जिंदगी में फेलियर नहीं आते ना, वो अल्लाह से दुआ करे कि 2-4 फेलियर आ जाए, क्योंकि फेलियर के बगैर आप बढ़ नहीं सकते आगे। आप छोटे-छोटे आए सर साहब, बड़े ना आए जी। तो इकबाल कहते हैं, मैंने कहा छोटे-छोटे आए। वैसे तो इकबाल कहते हैं खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। यही बात है सर। बात असल में ये है कि बड़े आए या छोटे आए, बात में मैग्नीट्यूड की नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अब एक और मैं अपना की टेक अवे मेरी जिंदगी का, हाउ टू डू समथिंग इसकी 10% इंपॉर्टेंस है, हाउ नॉट टू डू समथिंग इसकी 90% इंपॉर्टेंस है। आप फेलियर से सीखते हैं हाउ नॉट टू डू समथिंग, हाउ नॉट टू डू समथिंग। तो फेलियर तो बड़ी मुबारक चीज है सर, फेलियर को नहीं कभी भी इस तरह के। और अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जहाँ के हर रोज नया से नया वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो फेलियर का लफ्ज ही नहीं बोलते। वो कहते हैं वी आर डूइंग पिवटिंग। हमने 3 महीने पहले ये सोचा था, ये रिजल्ट नहीं आ रहे, चलो अब ऐसे करके देखते हैं। पिवटिंग ये इसके ऊपर आप जरा रिसर्च कीजिए। उनकी डिक्शनरी ज्यादा है ये सिलिकॉन वैली के लोगों की, क्योंकि जितनी एजिलिटी है, जितना फास्ट पेस, जितना हाई रिस्क वो काम करते हैं, उसमें ये वाली जो हमारी शेर और शायरी वाली जो लैंग्वेज है ना, ये नहीं चलती।
अच्छा सफदर साहब, ऐसे है कि आपके सवाल चल सकते हैं क्योंकि आपकी नमाज का टाइम डिफरेंट है, कराची में मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, तो जो कराची के पार्टिसिपेंट्स हैं वो माशाल्लाह दे आर रिकमेंडेड कि वो 3 फर्ज पढ़ लें एटलीस्ट, और जो लोग बाकी शहरों से हैं वो सफदर साहब से सवाल जारी रख सकते हैं। मैं 5 मिनट में चंद मिनट में वापस आता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह वेलकम करेंगे डॉक्टर अमजद साकिब साहब को। तो सवालों का सिलसिला चलता रहेगा जब तक, क्योंकि सफदर साहब आपके यहाँ तो टाइमिंग डिफरेंट है ना, तो आप थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं, तो सफदर साहब से और सवाल पूछ सकते हैं तमीन भाई लोग। मेरा उसी से कंटिन्यूटी में एक सवाल था कि डिसीजंस जो होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, इसमें अगर डिसीजंस में आपको फेलियर आप फेस कर रहे हो, एज इन के एप्रोप्रिएट डिसीजंस ना ले पा रहे हो, तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए और इसको किस तरह से फिर बेहतर बनाया जा सकता है कि आप डिसीजन लें पॉइंट इन टाइम पे, फिर बाद में आपको रिग्रेट हो गलत लिया है, इस चीज को किस तरह से वो किया जा सकता है कि आप एक साउंड डिसीजन लें, स्पेशली कॉर्पोरेट। पहली बात तो ये है कि द आइडिया ऑफ कंट्रोलिंग द आउटकम, इसको ना, ये मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ, द आइडिया ऑफ कंट्रोलिंग द आउटकम, इसको थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगियों से आप निकाल दें। You cannot. There are so many variables. इसको जरा गौर कीजिएगा, the idea of controlling the outcome, इसको कैसे जिंदगी से निकाल दें। काउंटर इंट्यूटिव लगती है बात, लेकिन ये इसको जरा सोचें। दूसरी बात ये है कि डिसीजन में जो अब एक चीज ठीक नहीं होती, तो ऑब्वियसली इसमें मेथोडोलॉजी का भी दखल हो सकता है, स्किल सेट का भी दखल हो सकता है, इंसानी रवैयों और मिजाज का भी दखल हो सकता है। तो ये कॉन्टेक्चुअल है ये चीज, इसके लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं हो सकती। आई डोंट नो कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो अपने कॉन्टेक्स्ट पे गौर करें, अपने मेथड पे गौर करें, मिजाज पे गौर करें, स्किल सेट पे गौर करें। इन्हीं चीज़ों के तामुल से जो है, इन्हीं चीज़ों के इंटरेक्शन से डिसीजन मेकिंग होती है, और डिसीजन मेकिंग कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। देखिए, मैं फिर आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त दुनिया कोरोना वायरस के लिए दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के सदर, वजीर आजम, उनके डिफरेंट डिसीजन है। कुछ के पे ऑफ्स कर रहे हैं, कुछ के नहीं पे ऑफ्स कर रहे हैं। स्वीडन वाला बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है, चाइना बिल्कुल डिफरेंट चला, इंग्लैंड बिल्कुल डिफरेंट चला। तो डिसीजन कभी परफेक्ट नहीं हो सकेंगे, देयर विल ऑलवेज बी चांसेस ऑफ अ मिस्टेक। कोई बात नहीं, आगे बढ़ें। जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली कॉर्पोरेट लाइफ में, तो जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो उसके जो भी आउटकम्स होते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत एक बड़े टेन्योर के लिए होता है, वो इरिवर्सिबल भी होता है, उसका इम्पैक्ट का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है। फिर उससे कैसे डील किया जाए? देखिए, अगर आप रिपीटेडली बैड डिसीजन बना रहे हैं किसी जगह पे बैठ के, तो सर्टनली यू हैव नो प्लेस एट दैट प्लेस। इसमें तो कोई भी यानी कि दो राय नहीं हो सकती ना। सो यू हैव टू बी, मतलब आपको अपने उन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए ना। ये आई नो कि कॉन्सिक्वेंसेस बुरे होते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो गियर्ड है आउटकम की तरफ, पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ, मोर एंड मोर ऑप्टिमम सॉल्यूशंस की तरफ। तो उसमें 1 2 4 डिसीजंस पे तो गालिबन कोई ऐसा नहीं होता कि आपका बिल्कुल ही कवर टूट जाए, लेकिन इफ यू आर मेकिंग रिपीटेडली बैड डिसीजन, तो देन इट इज यू हु टू ब्लेम, हु टू फिक्स। कॉन्टेक्स्ट को नहीं आप फिक्स कर सकते, यू नीड टू फिक्स योरसेल्फ। सर, ये कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 की वजह से तो तमाम थ्योरीज और तमाम प्रैक्टिकल सभी नहीं फेल हो गए। मसलन साल के तौर पे किसी की भी बिजनेस स्ट्रेटेजी हो, वो थ्योरी की बुनियाद पे बनाई हो या उसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बनाई हो, इस वक्त तो वो सारे ही फेल है। देखिए, ये तो एक कुदरती वबाई मामला है ना। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई और उसके अगेंस्ट दूसरे ने उससे अच्छी स्ट्रेटेजी बना के उसको फेल कर दिया। तो इस फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी ने एक जगह पे पहाड़ी इलाके में पुरफिजा मकाम पे होटल बनाने का सोचा, बड़ी अच्छी बात है, बनाना चाहिए, हजारों होटल हैं। उसने बनाना शुरू किया, आधे रास्ते में दलदला आ गया, तो वो ये तो नहीं कह सकता कि उसकी स्ट्रेटेजी गलत थी या उसकी वर्किंग में कम था। ये इस नौयत की ये चीज़ है।
तो कोरोना से तो मतलब ये है कि एक चीज है, सफरिंग, एवरीबॉडी इज सफरिंग, इट हैज little to do with human strategies, either entrepreneurial or corporate. सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी शायद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब जो है वो नमाज के लिए गए हैं, डॉक्टर साहब नमाज के लिए गए हैं। बस ठीक है, हम कुछ सवाल ले लेते हैं। हमारे आसिम साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं एमडी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर सर। तो अभी आपको मैं बुलाता हूँ, कुछ सवाल चल रहे हैं अभी। जी अब्दुल समी सवाल पूछें। जी सर मैंने एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था, वो ये कि मैंने ना कपल ऑफ मंथ्स अगो मैंने सोचा था कि अगर मैं वेबसाइट्स को सेल करूं, यानी कि अगर एज ए वेब डेवलपर, ठीक है, तो उसके थ्रू भी मेरे काफ़ी जो क्या कहते हैं जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन अभी एक नया आइडिया आया, क्यों ना मैं एक ऐसी वेबसाइट बना दूं जिसके ऊपर ट्रैफिक आए और उसके थ्रू मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं। सपोज करें कि अगर मैं उस पर क्या है, उस पर ऐसी ट्रैफिक है, लाइक अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखें तो वो भी काफ़ी रैंक पे जा रही है, 84th पाकिस्तान पे ना। तो मोटो जो है वो सेम है बट मेथड डिफरेंट हो रहे हैं। सपोज करें अगर मैं 10 वेबसाइट्स बना के जो अर्निंग हो रही है उसके अल्टरनेटिव मैं एक ऐसी वेबसाइट बना दूं जो वो अर्निंग हो रही है जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, तो क्या ये सोचना या क्या इसको इसके ऊपर वर्किंग करना लुक्रेटिव होगा? बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। आपको जितने आइडियाज आते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते जाएं, फिर आपकी जिंदगी में एक दो आइडियाज ऐसे आएंगे जिसको आपको पे ऑफ करेंगे।